ओके, सो ये हमारा लास्ट चैप्टर का पहला लेक्चर है जिसमें हमने करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स को हम कैलकुलेट करना है। सो इसमें हम पहले एक लॉ को डिफाइन करेंगे, इसको डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इसको डिराइव करूँगा, इसको स्टेट करूँगा और फिर हम इसको इस्तेमाल करके एक दो एप्लीकेशन आज डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो, करंट कैरिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो वायर हो सकती है, वो आपके पास कोई किसी आर्बिट्रेरी शेप में कोई कंडक्टर हो सकता है, सिलेंड्रिकल चीज़ हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, किसी भी शेप में आए, लाजमी नहीं कि उसने सिमेट्रिकल होना है, वो आर्बिट्रेरी भी हो सकती है। उस सूरत में हम किसी पॉइंट पर जो उस वायर के बाहर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, उस पॉइंट के ऊपर फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सिमेट्रिकल शेप्स के लिए आप एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करते आए हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन अब हम एक जनरल फॉर्मुलेशन को डिस्कस करेंगे। इस जनरल फॉर्मुलेशन का नाम असल में बियोट-सावर्ट लॉ है। इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास कोई कोई करंट कैरिंग वायर है। आई थिंक मुझे कुछ और लाइट कलर यूज़ करना चाहिए यहाँ पर। सॉरी। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वायर है किसी आर्बिट्रेरी शेप में। सो ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप में वायर है, इसमें से करंट गुजर रहा है। करंट की डायरेक्शन हम लोग कह देते हैं कि इस वायर के लॉन्ग ही करंट मूव करेगा, जिस जिस डायरेक्शन में वायर जाएगी उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा होगा। सो यहाँ पर हम कोई पैच कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमने ये एक पैच कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है P, इस पॉइंट पर हमने फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब एक तो ये कि इस वायर इस पैच का जो हम इस पैच का जो हम लाइन एलिमेंट लेंगे वो हमारे पास ds के बराबर आएगा। सो लिहाजा और जिस डायरेक्शन में हम सो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो लेट्स सपोज के कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है। सो ये आपके पास ds की डायरेक्शन होगी और यहाँ से हमने इस पैच तक कैलकुलेट करना है। सो ये आपके पास इसका यूनिट वेक्टर है r का, रेडियल एलिमेंट, और इसी डायरेक्शन में r भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो इस ds और इस r के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम लोग थीटा का नाम देंगे, और देन इसके ऊपर फिर कोई फील्ड अप्लाई हो रही होगी इस पॉइंट के ऊपर। देन इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह के सिनेरियोज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है कि इस फील्ड को कैलकुलेट करना है। यानी हम डी बी, क्योंकि हमने एक पैच लिया है तो हम उसको डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, कोई कांस्टेंट आ गया हमारे पास, और आई डी एस साइन ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वेयर। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं डी बी वेक्टर इक्वल्स म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई क्रॉस आर हैट। हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं एस बजाय वेक्टर के। तो ये इसकी ये यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्यों आ रहा है हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे। सो बहरहाल ये हमारे पास ये हमारे पास स्टेटमेंट है। और यहाँ पर जो म्यू नॉट है परमिबिलिटी है फ्री स्पेस की, सो जिसको हम डिफाइन करते हैं 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर के। यहाँ पे 4 पाई को भी अगर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो ये बनता है 1.26 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻�6 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। लेकिन 4 पाई का कांस्टेंट एज इट इज इसमें लिखा जाता है, उसको उसको कैंसिल आउट करना आगे कैलकुलेशन में ज़्यादा आसान होगा। सो बार ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए हम उसके लिहाज से बियोट-सावर्ट लॉ को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है कि हम इस तरह की सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे,
उसका तरीका यही है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करें फिंगर्स को, और जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा वो करंट की डायरेक्शन होगी। बेसिकली इसको हम कर्ल्ड स्ट्रेट राइट हैंड रूल कहते हैं, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैं सिलसिले में कोई एनिमेशन भी कोशिश करूंगा कि शेयर कर सकूं। सो देन फिर हम बहरहाल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका वही है जो एम्पियर्स लॉ में हम लोग यूज करते आए हैं। अच्छा, अब ये लॉ हमारे पास आ गया, हमने इस लॉ का इस्तेमाल करना है एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर पे। एक स्ट्रेट है, लॉन्ग है, करंट कैरिंग वायर है, उसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। सो हमारे पास सिचुएशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, सो हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। पहले हमें सिर्फ इसकी सबसे पहले तो हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होगी कि um, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी और वहाँ पर हम किस तरीके से चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे। सो आप जिस तरह मर्जी चाहें बना सकते हैं। मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूँगा जिस तरीके से आपकी बुक में बनी हुई है। लेकिन बहरहाल ये आर्बिट्रेरी चॉइस है कि हम किस तरह से बनाना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम एक वायर ले लेते हैं और यहाँ पर मैं एक इसका एक्सेस शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सेस है। तो चूँकि हम करंट की डायरेक्शन में काम करेंगे तो लिहाजा ये जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है असल में हमारे पास एक्स एक्सेस के तौर पर ट्रीट होगी। ओके, सो यहाँ पर हम कोई ले लेते हैं पॉइंट जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो हम यहाँ पर एक तो और अब पूरी वायर की वजह से डेफिनेटली नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो ये जो लाइन मैंने लगाई है सिर्फ इसका ओरिजिन शो कर रहा है कि यहाँ पर हम यहाँ पर हम इस 0 0 ले रहे हैं। सो इस लाइन का और कोई मकसद नहीं है लगाने का, सो सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हम एक पैच ले लेते हैं जिस पैच की वजह से हमने फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर हमने एक सो ये एक पैच है हमारा जिस पैच की वजह से हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इस पे जिस के सो अब हम यहाँ पर कुछ डायरेक्शनल वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। हम नेमिंग दे लेते हैं कि इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कैपिटल आर कह देते हैं, और इस ओरिजिन से लेकर इस पैच तक का जो फासला होगा इस पैच के सेंटर तक का, ये वैसे भी एक इन्फिनिटेसिमल पैच है। सो लेकिन जो मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा पैच बनाया तो इसलिए मैं इसके सेंटर तक ले रहा हूँ इसको। सो लेकिन टेक्निकली ये बहुत स्मॉल पैच होगा, इसको हम एस कह देते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ से हमने इसके ऊपर फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर। इसे हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर का, ये रेडियल एलिमेंट है। सो इसी डायरेक्शन में आप हमारा इसी डायरेक्शन में हमारा जो होगा यूनिट वेक्टर भी पॉइंट कर रहा होगा। सो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया इसका। ओके, इसको हम आर हेड का नाम दे देते हैं। जिस डायरेक्शन में आर बेसिकली आर वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में आर हेड भी आपके पास आएगा। ओके, सो चूंकि वायर वर्टिकली वायर आपने सीधी रखी हुई और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो लिहाजा इसमें जो डी एस का एलिमेंट होगा और यही डायरेक्शन आपके पास करंट की भी है। सॉरी, क्या एरेज की है, ठीक है। सो यही डायरेक्शन आपके पास हमने करंट की भी एज्यूम की है, तो लिहाजा यहीं पर हमारे पास यही डायरेक्शन डी एस के लिए भी आएगी।
और एक रन की डायरेक्शन। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इस एंगल को हम यहाँ पर थीटा का नाम देंगे। सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने करना है स्टडी। अच्छा, ये जो वायर होगी ये लेफ्ट और राइट, ये ऊपर और नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैली हुई है। सो डी हम पहले बियोट सेबोला यहाँ पर लिखते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस साइन थीटा ओवर आर स्क्वेयर। तो हमारे पास जो फील्ड आनी चाहिए वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आनी चाहिए। लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको इंटीग्रल को हाफ कर लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, और डी बी पर इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन को आसान कर देगा। ओके, सो डी बी की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। फिलहाल 2 एज इट इज, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, 0 टू इन्फिनिटी, आई भी कॉन्स्टेंट है उसको भी बाहर ले लेते हैं, डी एस साइन थीटा ओवर आर स्क्वेयर। ओके, इंटीग्रल हमने इंटीग्रेशन करनी है इस पैच के लाइन एलिमेंट के हिसाब से जो डी एस है। और यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज आ रही हैं, आर और थीटा, जिनको हम एस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई ट्राई कि मैं उनको यहीं पर किसी जगह किसी बॉक्स में कर लूँ कैलकुलेशन, ताकि उनको समझना आसान हो हमारे लिए फिर। ओके, सो अगर आप इस राइट एंगल, ये बेसिकली आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो आप आर को लिख सकते हैं एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर स्क्वेयर रूट की फॉर्म में। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली आर स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, फिथागोरस थ्योरम। और इसी तरीके से अगर आप साइन थीटा को लिखना चाहें तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ये बेसिकली आर ओवर आर बनेगा, यानी आर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। सो ये दो हमारी सब्स्टिट्यूशन होंगी जो हम इस फार्मूले में करेंगे। सो अब हम देखते हैं कि कोई ये नंबर 1 क्या बनती है। सो बी इक्वल्स म्यू नॉट ओवर 2 पाई, क्योंकि ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। सो देन आपके पास साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे आर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, 1/2, और 1 ओवर आर स्क्वेयर आ रहा था और उसकी जगह हम पुट करेंगे आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर और डी एस एज इट इज। आर भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। सो ये आपके पास 1 ओवर एस स्क्वेयर प्लस, सॉरी 1 ओवर आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर 3/2 डी एस आएगा। कि सर ये इंटीग्रेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, मैं इंटीग्रेशन में से इंटीग्रेशन के स्टेप्स स्किप कर दूंगा। ये एज होमवर्क आप लोग इसको खुद कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है आपने। हो सकता है कि आप लोगों के जहन में कोई और तरीका भी उसको सॉल्व करने का, लेकिन बहरहाल सो ये हमारे पास ये चीज़ बन रही है। सो अगर तो यहाँ पर एस का फैक्टर होता फिर ये इंटीग्रेशन बहुत आसान थी, लेकिन फिलहाल चूँकि एस का फैक्टर नहीं है तो आपको ये इंटीग्रेशन आई थिंक मैंने सॉरी 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 आई थिंक मैंने एक चीज़ स्किप कर दी है। हम ये इंटीग्रेशन, लेट मी सी, ओह आई सी, सो मैंने यहाँ पर स्मॉल आर लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल आर आना था आई थिंक, जो कि मसला कर रहा था। सो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको ना दोबारा से चेंज करता हूँ चीज़ों को।
सो यहाँ पर आपके पास आर स्क्वेयर है, यहाँ पर भी आर स्क्वेयर है। सो फिलहाल मैं बार को बाहर नहीं निकालता। ये भी आर स्क्वेयर है, ये भी आर स्क्वेयर है, और यहाँ पर भी आर मौजूद है। तो बहरहाल ये अब सिचुएशन है आपके पास। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको आप इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेशन इसकी आप बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। बाय पार्ट्स ना करना चाहें तो आई थिंक इसको बाय पार्ट ही आपको इंटीग्रेट करना होगा, या इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आप इसको एस टेंजेंट थीटा के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी आपने फॉर्मूलास वगैरह पढ़े हैं बारह। सो फाइनल जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपके पास बनेगा, सो ये ऐसा होमवर्क प्रॉब्लम है आपकी, आपको ये आप ही इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करें, वरना हम इसे किसी डिस्कशन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के। ये किसी फुल किसी कंप्लीट करंट कैरिंग वायर की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। सो जिसमें हमने उसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रेट किया है। सो लेकिन अगर हम सिर्फ उसको एक ही हाफ के लिए करना चाहें, फॉर अपर और लोअर हाफ, तो इसमें आपको कुछ और तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को हाफ कर दें। सो यानी कि म्यू नॉट ओवर आई, इसको इसको 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1/4 पाई आर बनेगा। सो ये आपके पास करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी एक हाफ के लिए। सो अब हम ये अभी हमने कंसीडर किया एक स्ट्रेट वायर को। अब हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये करते हैं, और अगर हम ये ज्यूम करें कि आपकी हमारी जो वायर है वो असल में कर्व्ड है। सो मसलन कि ओके, आपके पास एक वायर इस फॉर्म में आ रही है, ये एक आपके पास एक वायर है, और इसकी वजह से हमने फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स सपोज कि मैं आप जिस पॉइंट के ऊपर, हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, चाहे जहाँ पर आप मर्जी उसको लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल हम assume ये कर लेते हैं कि ये एक वायर है जो सर्कुलर शेप में आ रही है, और इसमें आपके पास करंट की डायरेक्शन ये होगी, और देन इस वायर का कोई ना कोई सेंट्रल पॉइंट होगा, इसको हम सी कह रहे हैं। आप इस वायर के इन दो पैचेस के दरमियान फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कितनी फील्ड मौजूद होगी। सो इनके दरमियान एंगल फाइव मौजूद है, और ये आपके पास आर है। सो ये वायर का एक टुकड़ा है असल में। आप इस पैच की वजह से, इस टुकड़े की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो वो पॉइंट हम कहीं पर भी रख सकते हैं। सो एज्यूम करते हैं कि मैं वो पॉइंट यहीं पर रख देता हूँ, इस सी के ऊपर ही रख देता हूँ। सो हमने वो पॉइंट यहीं पर ही रख दिया है। सो अब यहाँ पर आप बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इस एक पैच की वजह से कैलकुलेट करें फील्ड को, तो यहाँ पर आपके पास ये इस डायरेक्शन में डी एस होगा, और इस डायरेक्शन में आपके पास आर हैट होगा। सो यानी डी एस और आर हैट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। सो इस बात का मतलब ये होगा कि आपके पास जो बियोट सेवर्ला होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। हमारा जो बियोट सेवर्ला है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस साइन थीटा। सो ये जो एंगल थीटा है यहाँ पर, ये तो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। सो ये आपके पास बन गया आई डी एस ओवर आर स्क्वेयर, और चूंकि आपने इस वायर की लेंथ को कैपिटल आर लिया हुआ, तो लिहाजा हम इसको कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर आपने पूरी सो अब अगर इसकी जो टोटल फील्ड बनेगी आपके पास, इसमें कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई डी एस ओवर आर स्क्वेयर। अच्छा, इस पैच के लिए हमें पता है कि
एस इज इक्वल टू किसी सर्कुलर वायर सर्कुलर सिस्टम के लिए सर्कुलर डिस्टेंस के लिए एस इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। अब चूँकि यहाँ पर हमने एंगल फाई लिया हुआ है तो हम इसको आर फाई लिख सकते हैं। सो डी एस इज इक्वल टू आर डी फाई। सो कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए आपके पास बी आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आर डी फाई ओवर आर स्क्वेयर। और जहाँ पर भी आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं जो भी आपके पास फाई की वैल्यू आ रही है। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई फाई ओवर 4 पाई आर। सो ये आपके पास इस किसी सर्कुलर पैच के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट सर्कल और आप उसके लिए इसको फाइंड करना चाह रहे हो तो हमारे पास एक बड़ा फैमिलियर रिलेशन आएगा। कंप्लीट सर्कल के लिए हमें पता है कि फाई की वैल्यू बराबर होती है 2 पाई की जो उसका टोटल सर्कल है। सब फाई की जगह 2 पाई इंसर्ट करें, पाई पाई के साथ कैंसिल, 4 2 के साथ कैंसिल, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। सो ये आपके पास किसी कंप्लीट सर्कुलर वायर की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट उस वायर के बाहर मौजूद है। सो ये हमारा लेक्चर था पहला। सो थैंक यू।